आज देखिए बैंक के विनियोग के प्रकार या बैंक निधियों के प्रयोग के भिन्न। आज का टॉपिक हमारा है बैंक के विनियोग के प्रकार या इसी को हम कहते हैं बैंक निधियों के प्रयोग के भिन्न। तो बैंक की जो निधि है उसको बैंक को बहुत ही सोच समझ कर विनियोग करना चाहिए। बैंक को अपने कोष का विनियोग बहुत ध्यानपूर्वक सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बैंक में लोगों की बचतें जमा होती हैं, ठीक है। तो जमाकर्ताओं एवं ऋणदाताओं को किसी प्रकार की हानि न हो, किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति न उठानी पड़े, इसलिए बैंक को अपनी निधियों का प्रयोग भली भांति सोच समझ कर करना चाहिए। तो बैंक के विनियोग के प्रकार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका अलाभदायक विनियोग। अलाभदायक विनियोग का मतलब ऐसे विनियोग जिसका बैंक अपने ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, ठीक है, या वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। बैंक अपनी निधियों का प्रयोग उन कार्यों के लिए करती है जिसमें बैंक को लाभ नहीं होता, बल्कि ऐसे विनियोग इस उद्देश्य से किए जाते हैं या तो वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि के लिए, ठीक है। तो और दूसरा विनियोग है आपका लाभदायक विनियोग। बैंक ऐसे विनियोग जिसके द्वारा बैंक आय अर्जित करती है, लाभ अर्जित करती है, उसको हम लाभदायक विनियोग कहेंगे। तो पहले क्रम में हम अलाभदायक विनियोग की चर्चा करें। अलाभदायक विनियोग के अंतर्गत भूमि एवं भवन। बैंक को भूमि एवं भवन पर विनियोग करना चाहिए, ठीक है। बैंक को यह देख लेना चाहिए कि भूमि एवं भवन किराए का ठीक रहेगा या भूमि खरीद कर उस पर अपना भवन बनाया जाए। तो इसलिए बैंक को यह भलीभांति विचार करना चाहिए कि इस पर आपको बहुत अधिक रकम नहीं खर्च करना है, ठीक है। भूमि एवं भवन सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है, ठीक है, और ग्राहकों को भी आकर्षित करने का कार्य करता है। लेकिन इस पर बहुत अधिक धन खर्च कर देना भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसका निर्णय बैंक के अधिकारियों को, प्रबंधकों को, संचालकों को बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए कि बैंक किराए के भवन में चलाया जाए या अपना भवन खरीदा जाए, भूमि खरीदकर भवन बनाया जाए, ठीक है। अगला है आपका फर्नीचर एवं साज सामान। तो बैंक को अपने विनियोग का कुछ भाग फर्नीचर एवं साज सामान जैसे पंखे हो गए, इलेक्ट्रिक है, ठीक है, आदि पर खर्च करना चाहिए। फर्नीचर या जो साज सामान है बहुत अधिक महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन टिकाऊ होने चाहिए, ठीक है। अगला है आपका लेखा पुस्तक एवं पूर्तियां। बैंक को अपने विनियोग का कुछ भाग लेखा पुस्तक, पूर्तियां एवं विज्ञापन पर करना चाहिए, ठीक है। दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए लेखा पुस्तकें हैं, ठीक है, जो बैंक की सहायक हैं या बैंक में जो भी लेन देन होते हैं उनको आप लेखा पुस्तकों पर रखते हैं, ठीक है। बैंक के क्रियाकलाप से ग्राहकों को परिचित कराने के लिए विज्ञापन पर बैंक को कुछ रकम खर्च करना चाहिए, विनियोग का कुछ भाग, ठीक है। अगला है आपका नकद शेष। नकद शेष को मृत संपत्ति की संज्ञा दी गई है, क्योंकि नकद शेष पर किसी प्रकार का कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता। रिजर्व बैंक या सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार बैंक को अपनी पूंजी का कुछ भाग नकद शेष के रूप में, ठीक है,
कैश रिजर्व रेशियो निर्धारित कर दिया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा। उसके अनुसार आपको कुछ भाग अपने पास नकद के रूप में रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास, स्टेट बैंक या अन्य किसी बैंक के पास रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि नकद से बैंक की रक्षा की प्रथम पंक्ति है। अगर ग्राहकों द्वारा समय पर मांग की जाने पर बैंक भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो उससे बैंक की जो छवि है व्यापारियों के मध्य खराब हुई, ठीक है। अतः बैंक को इसका निर्णय भी बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए कि उसे रिजर्व बैंक के पास, केंद्रीय बैंक के पास कितना नकद शेष रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए परंपरागत ढंग है, कुछ बड़े बड़े बैंक हैं जो अपने अनुभव के आधार पर, दूरदर्शिता के आधार पर यह तय कर लेते हैं, ठीक है, कि नकद शेष कितना रखा जाए, ठीक है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक द्वारा नकद शेष कैश रिजर्व रेशियो निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक। इसके अतिरिक्त जो बैंक में खाते हैं, जमा खाते हैं, उसके आधार पर तय किया जाता है। मान लीजिए कि बचत बैंक खाते या चालू खाते अधिक हैं तो आपको नकद शेष कम रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके विपरीत स्थिति में अगर सावधि जमा खाते, आवर्ती जमा खाते हैं, खाते बचत बैंक या चालू बैंक खातों की तुलना में अधिक है तो आपको नकद शेष कम रखना पड़ेगा। इसके विपरीत स्थिति में यदि बैंक को अपने पास नकद कम रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके विपरीत स्थिति में यदि बचत बैंक खाते, चालू खाते की संख्या अधिक है तो बैंक को अपने पास अधिक नकद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला है आपका लाभदायक विनियोग। लाभदायक विनियोग में ऐसे विनियोग जिन पर बैंक ब्याज कमाती है, ठीक है, या बैंक की कमाई होती है, बैंक आय प्राप्त करता है, लाभदायक विनियोग की श्रेणी में आता है। तो लाभदायक विनियोग में देखिएगा मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर देय धन, बैंक द्वारा 7 से 15 दिन के लिए एक प्रकार का अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है, जिसे बैंक बिना किसी सूचना के या अल्प सूचना पर आपको बैंक को लौटाना होगा, ठीक है। इस पर ब्याज की रकम काफी कम होती है, ये अल्पकालीन होता है, लेकिन ये बैंक के आय का स्रोत है, ठीक है। तो मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर देय धन तो हम लाभदायक विनियोग की श्रेणी में रखते हैं, यद्यपि यह अल्पकालीन प्रकृति का होता है, ठीक है। इस पर ब्याज की रकम भी कम होती है, लेकिन यह बैंक के आय का एक स्रोत है। अगला है आपका विनियोग की खरीद तथा कटौती पर भुनाना। इसके लिए देखिएगा व्यापारी अपने देनदार पर एक बिल लिखते हैं, ठीक है, जिसे देनदार स्वीकार करके व्यापारी को दे देते हैं और व्यापारी बिल की परिपक्वता अवधि से पूर्व, परिपक्वता अवधि का मतलब कि बिल के भुगतान करने की तिथि से पूर्व भी वो उसे क्या करते हैं, बैंक से भुना लेते हैं और बैंक बट्टा काट कर इस बिल को भुना लेता है। तो इस तरह से बैंक को आय होती है बट्टे के रूप में, या बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक द्वारा भुनाए गए बिल को खरीद लिया जाता है। तो यदि बैंक की आय का स्रोत है या बैंक के लाभदायक विनियोग की श्रेणी में आता है। अगला है आपका कोषागार विकल्प तथा प्रतिभूतियां। बैंक को अपनी आय का कुछ भाग कोषागार विकल्प एवं प्रतिभूतियों की खरीदने में व्यय करना चाहिए। यद्यपि हम अल्पकालीन प्रकृति के होते हैं, सरकार द्वारा 91 दिन के या 3 माह की प्रतिभूतियां निर्गमित की जाती है, जिस पर ब्याज की रकम कम होती है। इससे एक और तो सरकार को धन प्राप्त हो जाता है,
तथा दूसरी ओर बैंक को भी आय होती है, ब्याज की रकम पहले से ही काट ली जाती है। ठीक है, तो बैंक को अपनी आय का कुछ भाग कोषागार विपत्र है, सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां हैं, इन पर करना चाहिए, इन पर विनियोग करना चाहिए। अगला है ऋण एवं अग्रिम। ऋण एवं अग्रिम, ठीक है। ऋण एवं अग्रिम बैंक की आय का एक स्रोत है। बैंक द्वारा व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को आवश्यकता पड़ने पर अग्रिम के रूप में, ऋण एवं अग्रिम के रूप में एक मुफ्त राशि दी जाती है। ठीक है, और यह राशि या तो उनको नकद दे दी जाती है या उनके चालू खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है, आवश्यकता अनुसार उसको निकालते हैं। लेकिन ब्याज पूरे ऋण की राशि पर देना होता है। ठीक है, एक वजह से तो व्यवसायियों को कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाती है और दूसरे देश का विकास भी होता है, जैसे देश का भी विकास होता है। ठीक है, अब ऋण एवं अग्रिम बैंक द्वारा साधारण ऋण के रूप में, नकद साख के रूप में, अधिविकर्ष के रूप में प्रदान किए जाते हैं। तो साधारण ऋण जब बैंक द्वारा एक मुफ्त धनराशि, ठीक है, निश्चित अवधि के लिए और निश्चित राशि होती है जिसको व्यापारियों को, व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को एक मुफ्त दिया जाता है, एक साथ इकट्ठा दिया जाता है। या तो इसको आप नकद, बैंक नकद देती है या आपके ऋण खाते में इसको हस्तांतरित कर देती है। ठीक है, इसके लिए बैंक क्या करती है, बैंक आपके चालू खाता को क्रेडिट कर देती है। ठीक है, और ऋण खाता को डेबिट कर देती है, और आप आवश्यकतानुसार इसमें राशि निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जो ऋण है, ऋण पर ब्याज है, पूरे ऋण की रकम पर आपको देना होगा। ठीक है, अगला है आपका नकद साख। नकद साख अल्पकालिक ऋण देने की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत उचित प्रतिभूतियों के आधार पर व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को, उत्पादकों को एक निश्चित सीमा तक राशि निकालने की अनुमति दी जाती है। यह राशि उनके चालू खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है और वे आवश्यकता अनुसार ऋण की रकम को निकालते हैं, और जितना वो ऋण निकालेंगे उसी ऋण की रकम पर उनको ब्याज देना होगा। ठीक है, इसको व्यवहार में लिमिट के नाम से ही जानते हैं, सीमा। तो नकद साख उचित प्रतिभूतियों के आधार पर एक निश्चित सीमा तक व्यवसायियों और उत्पादकों को धनराशि निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है, और जितनी धनराशि को निकालेंगे उसी धनराशि पर उनको ब्याज देना होगा। अगला है आपका अधिविकर्ष। बैंक चालू खाताधारियों को एक सुविधा प्रदान करती है जिसके अंतर्गत उनके खाता में जमा धनराशि से अधिक धनराशि निश्चित सीमा तक वो निकाल सकते हैं। तो इस सुविधा को हम अधिविकर्ष के नाम से जानते हैं, जो अभी ऋण प्रदान करने की एक लोकप्रिय व्यवस्था है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लिया, बैंक के विनियोग को अलाभदायक विनियोग एवं लाभदायक विनियोग में बांटा गया है। अलाभदायक विनियोग, बैंक को अपने आय का कुछ भाग अलाभदायक विनियोग में खर्च करना चाहिए आप। ठीक है, ये विनियोग इसलिए किए जाते हैं या तो बैंकिंग सुविधाओं में ग्राहक के दृष्टि से वृद्धि करने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, या वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लाभदायक विनियोग किसी बैंक है, बैंक में जमाकर्ताओं का
धन है, ठीक है, और बैंक को उनके धन को लौटाना भी है, उस पर उनको ब्याज भी लेना है, तो ब्याज के लिए उनको क्या करना होगा, उनको आय चाहिए, ठीक है। अतः बैंक को अपनी आय का कुछ भाग लाभदायक विनियोग में लगाना चाहिए, जिससे बैंक को आय प्राप्त होती है और इससे बैंक के क्रियाकलाप या बैंक संचालित होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।